पेमरा के उस हुक्म को उड़ा दिया जनाब चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने। जो चेयरमैन पेमरा है इसको जवाब देना पड़ेगा कि बताइए कि ये जो इमरान खान को आपने ऑफर किया या उनकी डिले करके जो ये नशरियात है इसके बारे में, और ये बताइए कि ये जौन सा मियाँ साहब को आप दिखा रहे हैं कि जिसके बारे में ऑलरेडी ये ऑर्डर है और जो कॉन्विक्ट भी है, तो ये आप क्या अपनी सवाबदीद इस्तेमाल कर रहे हैं या आपको किसी की हदायत है? किस कानून के तहत पेमरा के केबल ऑपरेटर्स ये चैनल को ऑफ करते हैं फिर अपनी मर्जी से ऑन कर देते हैं? कोई पूछने वाला नहीं है। ये जो सेक्शन 20 है पेमरा का, इसको तो ड्रैकोनियन लॉ कहा जा रहा है कि ये क्या इख्तियार दे दिया गया है एक आदमी को कि उसके हाथ में एक स्विच है कि जब चाहे किसी को ऑफ कर दे, जब चाहे किसी को ऑन एयर कर दे। उमर हयात, ये नुकसान है 12 से 15 बिलियन डॉलर का अभी तक। इसमें सिर्फ एक वर्ल्ड बैंक के 350 मिलियन जो तकरीबन 70-75 करोड़ अरब बनते हैं, बाकी जो यूके, यूएन सेंट्रल एजेंसी, यूएसए, सऊदी अरेबिया, अजरबैजान, पैलेस्टाइन, कतर, कनाडा, फ्रेंच और ये यूएई और हर तरफ से मिला के 1 अरब रुपया बस। ये क्रेडिबिलिटी है पाकिस्तान की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर रीना इलियास और आज राजा आमिर अब्बास हैं हमारे साथ, उमर हयात हमारे फाइनेंशियल कॉरेस्पोंडेंट, और थोड़ी देर के बाद हमें जनाब जावेद अंबर भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। वो तौसा और डीजी खान, मुल्तान, आज मरियम नवाज़ वहाँ घूमती रही हैं, फिरती रही हैं। क्या उन्होंने किया, क्या लोगों ने कैसे उनका इस्तकबाल किया, इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने जो पाबंदियाँ पेमरा ने लगाई थी इमरान खान की लाइव कवरेज पर, उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया है और ये कहा कि बादियों नज़र में लगता है कि ये आइन की खिलाफ वर्जी है और पेमरा को फौरी तौर पर रजिस्ट्रार के ज़रिए इस हुक्म की तामील भी करवाई गई है, क्योंकि आज टेलीथॉन है। इमरान खान साहब KPK और पंजाब के वज़राए आला के हमरा, अपनी क़यादत के हमरा पूरी दुनिया में अपील करेंगे पैसे के लिए, सैलाब ज़दगान के लिए। और ये कहा है PTI के ज़राए ने कि ये जो इमदाद होगी ये पूरे मुल्क में इस्तेमाल की जाएगी। ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब सिर्फ जहाँ PTI की हुकूमत है पंजाब में और KPK में, वहाँ ये फ़ंड्स खर्च करेगी, वफाक को भी दिए जाएंगे और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इन फ़ंड्स की वो खर्च किया जाएगा। सानिया निश्तर साहबा की सरबराही में कमेटी कायम और वो ये सब इसको वो सुपरवाइज़ करेगी। लेकिन आज की जो समाअत थी वो बहुत अहम थी। उसमें जो अतर मिनुल्लाह साहब के जो रिमार्क्स, एक उन्होंने उससे कुछ थोड़ा अंदाज़ा हुआ कि अदालत जो तौहीन अदालत के चार्जेस हैं उनके बारे में भी क्या सोच रही है, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। इमरान खान के हवाले से उनके वकला को इस बात का अंदाज़ा यकीनन हुआ होगा, क्योंकि अदालत जो है वो ख़ातून जज ज़ेबा साहबा के हवाले से जो रिमार्क्स हैं और जिस तरीके से बात हुई है, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि उन्हें ये तवक्को नहीं थी कि ऐसी बात की जाएगी। PTI के ज़राए पहले दिन से ये बात करते हैं। इमरान खान साहब भी अपने करीबी साथियों से जब भी बात करते हैं वो यही कहते हैं कि वो अदलिया का बहुत एहतराम करते हैं और उनकी जो F9 पार्क में भी जो तकरीर थी वो सिर्फ लीगल एक्शंस के हवाले से थी। और ये जो तासुर है कि शायद उन्होंने कोई धमकी दी, इसको जिसको वो लिफाफा सहाफ़त कहते हैं, उन्होंने इसमें बड़ा एक रोल प्ले किया और जलती पर तेल का काम उन्होंने किया। इस तरीके से बढ़ा चढ़ा कर ये सब बयान किया गया। एक मुल्क में फ़ज़ा बनाने की कोशिश की गई कि शायद इमरान खान साहब कोई धमकी दे रहे हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जब 31 को इमरान खान साहब या उनके वकील पेश होंगे लार्जर बेंच के सामने, तो वो इस बात की वजाहत देंगे और इस चीज़ को कंटेस्ट करने की बजाय, क्योंकि अदलिया का एहतराम सब करते हैं और खान साहब भी करते हैं,
तो इसको समेटने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज जो और भी गुफ्तगू हुई जिसमें नवाज शरीफ साहब की जो कल की तकरीर थी, एक मुजरिम कन्विक्ट उनकी तकरीर आई, तो उस पर आज अतर मिनुल्लाह साहब के ये रिमार्क्स थे कि जो सज़ा याफ्ता है उसके अलावा हर शख्स को तकरीर की इजाज़त है, उसकी जो टीवी पर तकरीर दिखानी चाहिए। लेकिन ये जो एक कन्विक्ट हैं, भगौड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी तकरीर पीटीवी से नशर करना और फिर पूरे तमाम चैनल्स का उसको दिखाना, लेकिन बोल ने कोई लाइव नहीं दिखाया उनको। तो ये एक ऐसा अब नुक्ता है जिस पर आगे भी बात हो सकती है। और दूसरा थोड़ा हम जिक्र करेंगे, ये बड़ा शोर मच रहा है कि हमें बड़ी कोई इमदाद मिल गई है। हमारा 12 से 15 बिलियन डॉलर का अभी तक नुकसान ये एस्टिमेट किया गया है। और ये जो इमदाद अभी तक जो प्लेजेस हुई हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ, 1 अरब रुपया तमाम दोस्त ममालिक और ये तकरीबन 75 अरब रुपया यूनाइटेड नेशन की तरफ से, लेकिन आएगा कब हमें नहीं पता। और जो नुकसान है वो 12 से 15 बिलियन डॉलर का। वेरी सैड, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन राजा आमिर अब्बास, आपके सब्र का थैंक्स, जो मैंने इब्तदाइया थोड़ा लंबा हो गया। आज समाअत हुई और पेमरा के उस हुक्म को उड़ा दिया जनाब चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने। उनको रजिस्ट्रार के ज़रिए फौरी तौर पर पेमरा को तामील भी करवाई गई, उनको तलब भी कर लिया गया, अटर्नी जनरल साहब को भी तलब कर लिया गया। ये मामला और साथ में जो नवाज शरीफ साहब का नाम लिए बग़ैर जो बात हुई कि सज़ा याफ्ता को यह नहीं मिल सकता, तो कल पीटीवी ने दिखाया। व्हाट डू यू सी, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? देखिए, आई फील कि जनाब ये जो चेयरमैन पेमरा है, इसको जवाब देना पड़ेगा कि बताइए कि ये जो इमरान खान को आपने ऑफर किया या उनकी डिले करके जो ये नशरियात है इसके बारे में, और ये बताइए कि ये जौन सा मियाँ साहब को आप दिखा रहे हैं कि जिसके बारे में ऑलरेडी ये ऑर्डर है और जो कॉन्विक्ट भी है, तो ये आप क्या अपनी सवाबदीद इस्तेमाल कर रहे हैं या आपको किसी की हदायत है? क्योंकि अब अतर मिनुल्लाह साहब, मैं समझता हूँ कि वो इस किस्म के ऑर्डर्स जो कि जिनकी कोई क्लैरिफिकेशन ना हो, जिनका कोई बेस ना हो, ख़ासकर लीगल जिसके पीछे सपोर्ट ना हो, वो कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि कोई भी शख्स वो कोई इस किस्म के अदारे ऑर्डर्स, ख़ासकर जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात हो। और ये जो ऑर्डर था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन का, और किसी भी शख्स की जो है फ्रीडम ऑफ लाइफ की जो बात है, 2 चीज़ें हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे अतर मिनुल्लाह साहब आज से नहीं, शुरू से ही बड़े क्लियर हैं। बल्कि एक और उनकी बड़ी है कि वो कहते हैं कि जनाब ये जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ डिफेमेशन है, ये नहीं कि जी डिफेमेशन को आप कहें कि हो गया है और उस पर केसेस बनाने शुरू करते हैं। वो FIA के केसेस को कहते हैं कोई अथॉरिटी नहीं है। सेक्शन 20 के बारे में बात की कि जनाब आज अगर वो जो अतर मिनुल्लाह साहब ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी है जिसमें उन्होंने उसका एक पोर्शन अल्ट्रा वायरस करार दिया है कि अगर आज वो होता तो 70% 80% लोग आज ज़मानतें कराने के काबिल ना होते। तो मैं समझता हूँ कि अतर मिनुल्लाह साहब वो जो एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है सबक सिखाने वाला, तो वो कानून का सबक सिखाएंगे और वो बताएंगे कानून का रास्ता ये है और किसी प्रेशर में आए बगैर अदालतें किस तरीके से काम करती हैं और किस तरीके से अपने सिटीजन्स के राइट्स को, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के राइट्स को और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। और दुनिया में जो शर्मिंदगी का सबब बना है कुछ ये जो 2-4 फैसले हैं, लॉजिंग ऑफ टेररिज्म की FIR अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, ये बैन कर देना, तो इसको वो ज़रूर ख़त्म करेंगे और वो इम्प्रेशन अच्छा होगा। अच्छा, अब ये एक अजीब और भी बात राजा साहब है कि ये पेमरा बोल को बग़ैर किसी नोटिस के, जैसे ही रिकॉर्डेड की स्पीच इमरान खान साहब की आती है उसको बंद कर देते हैं, मर्ज़ी से रात को खोल देते हैं। कोई ऐसा लगता है कि जैसे कोई जंगल है, कोई कानून नहीं है, कोई कानून की अमलदारी नहीं है। मतलब बतौर पाकिस्तानी इंसान जब ये सोचता है कि ये इस तरीके से हो रहा है तो शर्म से सर झुक जाता है कि किस कानून के तहत पेमरा के केबल ऑपरेटर्स ये चैनल को ऑफ करते हैं, फिर अपनी मर्जी से ऑन कर देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। समी साहब
आपने दुरुस्त कहा कि ना सिर्फ बोल और जो दीगर चैनल भी बंद हैं। मैं समझता हूं कि आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में फ़ौरन से पेशतर पटिशन्स लगेंगी कि जनाब ये किस कानून के तहत वो जिसको इवन ये जो सेक्शन 20 है पैमरा का, इसको तो ड्रैकोनियन लॉ कहा जा रहा है कि ये क्या इख्तियार दे दिया गया है एक आदमी को कि उसके हाथ में एक स्विच है कि जब चाहे किसी को ऑफ कर दे, जब चाहे किसी को ऑन एयर कर दे। तो इसके खिलाफ भी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन चल रही है कि ये जो पैमरा को ड्रैकोनियन एक लॉज के तहत पावर्स दी हुई हैं। और नंबर 2 कि ये जनाब लेकिन बोल के साथ जो कुछ हो रहा है, और मुझे समझता हूँ कि बोल को ज़रूर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन्स लेके आनी चाहिए, न सिर्फ इस केस की ये जो उनको ऑफ एयर किया जा रहा है, बल्कि वो जो एक FIA में आपका एक जो उनसा सीनियर कोर्स वो है एंकर पर्सन है, उनके साथ जो ज़्यादती हो रही है। आज 10 दिन हो गए उन्हें ज़मानत नहीं मिल रही और FIA के हवाले किया हुआ है, और FIA के बारे में ऑलरेडी जजमेंट्स हैं, ऑलरेडी केसेस हैं जिसमें वो सस्पेंड कर चुके हैं एंकर्स की हद तक कि जनाब ये जो मीडिया के या जर्नलिस्ट या इनके ख़िलाफ़ बताएं, और FIA नाकाम हो चुकी है कि वो किसी भी तरीके से सेक्शन 20P का तो अट्रैक्ट ही नहीं करता। तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है और उन तमाम जो ये समझ रहे हैं कि हम बड़े आसानी से आर्म ट्विस्टिंग करके लोगों के कपड़े उतार के इस अंदाज में हम लोगों को यहाँ पे जलील करेंगे, वो आपको ख़त्म होता हुआ एलिमेंट ज़रूर नज़र आएगा। और पाकिस्तानी ख़ास कर ये जो बदनामी हुई इंटरनेशनली, आपकी ख़ास कर जो इंटरनेशनल जर्नलिज़म की तंजीमें हैं, ह्यूमन राइट्स वाले, यूनाइटेड नेशन वहाँ से एक्शन ले रहा है। और अभी आपने बात की कि जी जो हमें प्लेजेस अभी तक खाली आए हैं वो एक नॉमिनल से अमाउंट के, यही वजह है कि जब पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स नहीं होंगे, जब यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और बेसिकली क्रेडिबिलिटी नहीं है, बेसिकली राजा साहब इस हुकूमत की इस सेटअप की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। मैं उमर हयात इसीलिए है, और फिर जो हमारी महबूब कायद हैं ख़ास तौर पर अलीना की, खैर अब तो खैर अलीना को बहुत ज़्यादा उनको अपना महबूब कायद नहीं समझती मरियम साहबा। आज वो जिस तरह गई हैं तौंसे में प्रोटोकॉल, राना सनाउल्लाह और वो कांजू साहब साथ लेके गए हैं, 63 गाड़ियाँ थी। वो अंबर जावेद से पूछेंगे कि वहाँ पर उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं। लेकिन उमर हयात ये नुकसान है 12 से 15 बिलियन डॉलर का अभी तक, और ये मेरे हाथ में एक पर्चा है। ये इस हुकूमत की, इस सेटअप की ये क्रेडिबिलिटी है, दुनिया इनको एक पाई देने के लिए तैयार नहीं है। और आप ये देखें, ये इसमें सिर्फ एक वर्ल्ड बैंक के 350 मिलियन जो तकरीबन 70-75 अरब बनते हैं, अगर उसे पाकिस्तानी रुपयों में हम इस वक्त डॉलर के रेट से तब्दील करें, बाकी जो UK, UN सेंट्रल एजेंसी, USA, सऊदी अरेबिया, आज़रबाईजान, पैलेस्टाइन, कतर, कनाडा, फ्रेंच और ये UAE और हर तरफ से मिला के 1 अरब रुपया बस। ये क्रेडिबिलिटी है पाकिस्तान की। उमर हयात, आप तो मिफ्ता इस्माइल के साथ बैठ के उनकी कैंडीज खाते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समी साहब। जाहिर सी बात है क्रेडिबिलिटी तो इस वक्त क्रेडिबिलिटी का मसला इस हुकूमत को दरपेश है, और हमने ये देखा है कि माजी में जब 2010 में फ्लड आया था तो उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने एक तकरीब में ये कहा था कि 43 अरब डॉलर के नुकसानात हैं, और जिस पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने यकीन नहीं किया था। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक स्टडी करवाई तो पता चला कि टोटल जो नुकसानात का तखमीना है वो 9.8 अरब डॉलर का है। इसी तरह अब ये कहा जा रहा है कि नुकसानात ज़्यादा हैं, लेकिन अब इनको कोई भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर उसके अलावा दोस्त ममालिक या दीगर जो एड देने वाले ममालिक हैं, वो नकद रकम देने के बजाय अब सामान की तरसील करने के हक़ में है, ताकि अगर हम वो कहते हैं कि नकद रकम देंगे तो पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इस नकद रकम को उस अंदाज से इस्तेमाल नहीं करेगी और हकदार तक नहीं पहुँचेगा। आप ये बड़ी संजीदा बात है। कोई ऐसा भी खतरा है वो उन्हें कि TT ना लग जाए कहीं किसी और अकाउंट में? ये भी तो एक इशू है ना। देखिए, अब आपको वो हार वाली कहानी तो याद होगी। हाँ, तो हार आया था सैलाब मुतासरीन के लिए 2010 में, लेकिन वो हार चला गया किसी और के गले पे।
तो ये और वही अब इस वक्त हुक्मरान है फिर दोबारा। बिल्कुल, तो इसलिए जो एक एतबार है दुनिया का, ख़ास तौर पर इस हवाले से दुनिया हमारी मदद करती है। देखिए 2005 का जब ज़ल्ज़ला आया था तो पूरी दुनिया ने हमारी मदद की थी, लेकिन 2010 का जब सैलाब आया तो पूरी दुनिया ने मदद की, लेकिन उसके नतीजे में यहाँ करप्शन की दास्तानें जो है वो शुरू हो गई। एक ऐसा निज़ाम जिसमें पूरी दुनिया ने अपना हिस्सा डाला और कहा कि आप जो इफेक्टिव्स हैं उनको आप इंटरटेन करें, उनको आप उनकी बहाली के लिए काम करें, लेकिन उनकी बहाली के लिए काम नहीं किया गया और अब दुनिया एतबार नहीं करती। अब जब 43 बिलियन डॉलर का नुकसान आप कहेंगे, और अब तो आसान सी बात है कि स्टडीज़ होती हैं, नुकसानात के जायज़े के लिए रिसर्च होती हैं, तो उसमें पता चल जाता है कि आपने 43 अरब डॉलर कहा था और आपके 9.8 बिलियन डॉलर का टोटल नुकसान निकला। और इसी तरह अब भी हम देख रहे हैं, आपने जैसे कोट किया कि 12 से 15 अरब डॉलर का जो है वो नुकसान है, और ये 2010 के सैलाब से बड़ा सैलाब है। 2010 का जो सैलाब था उसने पहाड़ी इलाकों को ज़्यादा मुतासर किया था मैदानी इलाकों के बनिस्बत, और इस दफ़ा हम ये देख रहे हैं कि मैदानी इलाके ज़्यादा जो है वो इससे जो है मुतासर हुए हैं, और जिसकी वजह से एक तरफ तो एग्रीकल्चर हमारा जो है वो तबाह हो चुका है, दूसरा लाइफ स्टॉक जो है वो तबाह हो चुका है। और जो इस वक्त अगर देखा जाए तो 8 लाख जानवर एक बहुत बड़ा नंबर है। ये मैं आपको थोड़ा सा जानवर अच्छा, और जो इस वक्त मैं नहीं ये फिगर आ गया, ज़रा मैं आपको एक और चीज़, मैं एक तौसा में एक खातून जो बात कर रही है सराइकी ज़बान में अपनी तकलीफ़ बयान कर रही है, थोड़ा आपको सिर्फ अंदाज़ा होएगा कि है क्या। ज़रा सुनिए वो क्या कह रही हैं खातून। आप देखें, ये मुतासरीन है, और मैंने वीडियोस देखी हैं सोशल मीडिया पर, कंडियारो सिंध से मैंने देखी है। उस वीडियो में मैं वो दिखा इसलिए नहीं रहा कि एक बूढ़ा शख्स उसने अपनी जवान बच्ची की लाश अपने कंधे पे उठाई हुई है, और एक बच्चा जो वहाँ पर वीडियो बना रहा है वो ये कह रहा है कि यहाँ पर पिछले कई दिनों से हम भूख से, प्यास से यहाँ पर हम मर रहे हैं, बीमारियों से लोग मर गए हैं। वहाँ पे 2-2, 2.5 फुट पानी था, और उसने कहा कोई हमारी मदद के लिए नहीं आ रहा। यहाँ पर दूर से हमें पता चलता है लोग आते हैं हेलीकॉप्टरों पे, और पता नहीं वहाँ पर वो बात करके चले जाते हैं। उसने वो वीडियो बना के फेंकी है। आप यकीन करें, हौसला नहीं उस वीडियो को देखने का, और इंसान यानी समझ नहीं आती कि क्या करे। आपके पास अल्फाज नहीं है उसको बयान करने के लिए, इतनी तबाही हुई है। और ये उस पर सियासत कर रहे हैं, उस पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आज IMF के हवाले से जो ड्रामा इन्होंने किया है, वो जो ऑडियो एक लीक की है, पूरा पाकिस्तान कह रहा है नो टू IMF। इस मौके पर अगर IMF ये कहता है कि उस मुल्क में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से बर्बाद है कि आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि इसकी बहाली में कई साल लगेंगे, वहाँ पर ये मुआहदा कर रहे हैं कि हम आपको सरप्लस करके देंगे, लोगों की हड्डियों से खून निचोड़ के टैक्स लगा के आप IMF को देंगे। नो टू IMF, नहीं चाहिए IMF से ऐसा मुआहदा। पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है, बल्कि जो ये कह रहा है कि इस वक्त IMF की शराइत हम नहीं मानेंगे, वो सच्चा पाकिस्तानी है। और जो बेचना चाहता है पाकिस्तान को, वो कहता है कि हाँ, हम जो मारना चाहता है यहाँ पे लोगों को, वो कहता है कि इन शराइत के साथ हम जाएंगे IMF के पास। सुनिए आर्मी चीफ क्या कह रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा रिहैबिलिटेशन। अब ये गुफ्तगू है एक जो इनका कोई सियासत से लेना देना नहीं है कि कितना टाइम लगेगा। कई साल उन्होंने कहा लग जाएंगे, इतना कुछ तबाह हो गया। और ये हुकूमत कह रही है कि मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि जनाब हम देंगे सरप्लस करके, और फिर ये कह रहे हैं। मैं कहता हूँ, मैं उन तमाम लफाफों को ये कहता हूँ कि जो भी बंदा इस वक्त कहता है नो टू IMF इस शराइत के साथ, हाँ IMF हमें रिलीफ दे इस तरह कि जो भी हमारी रीपेमेंट्स हैं, जो भी उसका स्केड्यूल है उसमें टाइम दे, जिस तरह कोविड के वक्त टाइम दे। और यही कह रहे हैं शौकत तरीन साहब और इमरान खान, यही कह रहे हैं कि अपने अंदर हौसला पैदा करो, इस गोरी चमड़ी के आगे खड़े होकर बात करने की हिम्मत पैदा करो। तुम गुलाम नहीं हो। इनसे कहो कि अभी बर्बादी आई है और हम यहाँ पर आपको पैसे नहीं अभी देंगे और नहीं दे सकते। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है, मैं वापस आते हैं तो इस मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, उस पर भी हम बात कर रहे हैं।
और लोग भी इसका मुतालबा कर रहे हैं। PTI भी ये कह रही है, KPK के वज़ीर ख़ज़ाना भी ये कह रहे हैं कि ये जो मौजूदा हालात में जो सरप्लस की डिमांड की जा रही है ये बहुत मुश्किल है, और इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि उसके अंदर ये बॉल्स हों कि वो जाए और IMF से कहे कि अभी हमारा जो रीपेमेंट है जो उसका शेड्यूल जो है वो तब्दील किया जाए, उसको मौखर किया जाए। फ्लड से मुतासरा लोग अपनी जगह पर इस वक्त परेशान हैं। मैं आता हूँ उमर हयात की तरफ, लेकिन इससे पहले ख़बरें जो आ रही हैं, आज गई थी मरियम नवाज़ साहबा तौसा में। अंबर जावेद हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद थे, उनसे जानते हैं कि क्या हुआ वहाँ पर। अंबर, बयान फरमाइए कि बड़े जाहो जलाल से आई हैं, जो उनका हमने प्रोटोकॉल देखा है 63 व्हीकल्स राना सनाउल्लाह का, उसमें वो सारा प्रोटोकॉल उनके साथ था, सदीक कांजो का प्रोटोकॉल उनके साथ था, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ मदद भी की या सारी तस्वीर खिंचवाई? क्योंकि हमारे पास तो ये इत्तला है कि मुतासरीन बेचारे इंतज़ार ही करते रहे और मिला कुछ भी नहीं। क्या आपने क्या देखा, कुछ हमारे साथ शेयर करें। यहाँ पर विजिट किया है, 2 मकाम पर उनके प्रोग्राम ये जो है कि एक इलाका जारी है, दूसरा इलाका आने से कबल ही वहाँ पर एक शख्स कत्ल हुआ था 1.5 माह कबल। उसके वर्षा और अहले इलाका वहाँ पर बड़ी तादाद में आए हैं और उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया है। मरियम नवाज़ की आमद से कबल ही इस एहतजाज की वजह से उनकी आमद में ताख़ीर हुई है, लेकिन वहाँ पर जो मुज़ाहिरीन थे वो काफ़ी देर वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जब उनको इसका पता चला है तो वो फौरी तौर पर उनके घर गई हैं और वहाँ से टीबी कैसरानी चली गई हैं। टीबी कैसरानी में वहाँ उन्होंने लोगों से मुलाकात की है, ख़वातीन वहाँ पे थी, मर्द वहाँ पे थे, लेकिन वहाँ पे उनका ये कहना था कि वो अपने साथ इमदादी सामान के ट्रक लेकर आई हैं, लेकिन वहाँ पर सामान तकसीम नहीं किया गया। उसके बाद वो नाड़ी के इलाके में आई हैं, यहाँ पर ख़वातीन सुबह से ही उनके इंतज़ार में थी, लेकिन वहाँ पर आई हैं, वो ख़वातीन के साथ उन्होंने मुलाकात की है, हाथ मिलाया है और उसके बाद मीडिया से बात किए बगैर ही वो वापस रवाना हो गई हैं। उसके बाद जो ख़वातीन वहाँ पर आई थी, जिनको ये कहकर बुलाया गया था तो उनको मरियम नवाज़ आ रही हैं, इमदाद तकसीम करेंगी, वो काफ़ी रंजीदा और मायूस नज़र आ रही थी। जब हमारी उनसे बात हुई है तो उनका ये कहना था कि उनको ये बताया गया है कि मरियम नवाज़ आ रही हैं तो वो उनको इमदाद देंगी, और वो सुबह से आए थे। उनका ये कहना था कि उन्हें ना ही यहाँ पर कोई खाना दिया गया, वो सुबह से भूखी थी। उसमें बूढ़ी ख़वातीन भी थी, वो काफ़ी जो है ना परेशान नज़र आ रही थी। उनकी ये कहना था कि वो भूखे प्यासे यहाँ पर मौजूद है। उनको पानी भी दिया गया है तो वो गर्म पानी था, जबकि खाने को उनको एक बिस्किट तक नहीं दिया गया। और वहाँ पे ये ख़वातीन जो है काफ़ी मायूस नज़र आ रही थी। उनका एक जब हमने उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि बस मरियम नवाज़ आई हैं, उन्होंने हमारे साथ अलैक्स सेलेक्ट किए और उसके बाद वो वापस रवाना हो गई है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका अंबर जावेद, आपने पूरा मंजर कशी कर दी है कि वही सियासत सैलाब के नाम पर, लेकिन कोई इमदाद नहीं, फ़ोटो आप और वापस। अब मैं सक्खर से हमारे नुमाइंदे शाहिद अली हमारे साथ होंगे। नासिर शाह वज़ीर हैं सूबाई, सैलाब ज़दगान जो हैं बेचारे मुतासरा लोग उनके घर के बाहर चले गए हैं और सैकड़ों की तादाद में बैठे हैं। सिंध में भी शायद क्या सूरत हाल है, सिर्फ तस्वीरें हैं, लोगों की मदद नहीं है बिल्कुल। देखिए, सूरत हाल ये है कि इस शहर में बड़े सियासतदान हैं जिन्हें किंग मेकर कहा जाता है। सैयद खुर्शीद अहमद शाह इस पूरे इलाके की सीटों का फैसला करते थे। सैयद नासिर हुसैन शाह सीनियर वजीर हैं, कई वजारतें इनके पास सिंध की हैं। आज जो सैकड़ों सैलाब बारिश के मुतासरीन जो है वो उन्होंने सैयद खुर्शीद अहमद शाह के घर रोड़ी में वहां पर धरना दे दिया और वो बैठे रहे। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, वो सिर्फ एक ही बात करते हैं कि हमारी कोई देखभाल नहीं कर रहा है, हमें कोई दवाएं नहीं मिल रही है, हमें कोई राहत नहीं मिल रहा है, हमें कोई सहूलत नहीं मिल रही है। कुछ इसी किस्म की सूरत हाल दरियाए सिंध के दोनों जानिब है। इस वक्त दरियाए सिंध में 4 बैराजों पर जो है वो ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेल है, जो बागा है कोटरी की जानिब। अभी सक्खर में 5,40,000 क्यूसेक पानी मौजूद है और बढ़ता चला जा रहा है। गुड्डू पर भी बढ़ रहा है। जितना ये पानी आ रहा है कच्चे के इलाके से लोगों का मतलब एक तरह से रेला निकल के सैलाब के साथ लोगों का आ रहा है, जो शहरी इलाकों में आ रहा है।
दरिया के दाएं बाएं किनारे सैकड़ों नहीं हजारों लोग आकर बैठ गए हैं, लेकिन उनके खाने पीने का कुछ नहीं है। आम शहरी, छोटी बड़ी NGOs वो जाके खाना पका के दे रही हैं, उन्हें पानी भी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अमली तौर पर जो है जो हुकूमती कारकर्दगी है उस पर सवालिया निशान मौजूद है। नून लीग तो अमली तौर पर जो है वो सिंध में है ही नहीं, इसलिए वफाकी हुकूमत की यहाँ पर कोई अमलदारी नजर नहीं आ रही है। रही बात पार्टी की तो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किंग मेकर्स का गढ़ है जो इस इलाके में राज करते रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो सैयद खुर्शीद अहमद शाह, सैयद अवैस शाह, सैयद नासिर शाह ये कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ये वज़ीर आज़म की आमद के मौके पर ये तमाम लोग यहाँ नजर आए थे यहाँ पर, और बाकायदा उन्होंने बातचीत भी की है वज़ीर आज़म से, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो काम होना है, जो रिलीफ का काम होना है, जो बेघर हो गए हैं उनके लिए काम होना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस शहर का पूरी तरह तबाह हो गया, बल्कि आसपास के तमाम शहरों का तबाह हो गया। यानी कुछ नहीं मिल रहा। आपके भुट्टो जो जिंदा था अब वो शायद जरदारी के बोझ तले आ गया है और अब सिर्फ हर तरफ जरदारी ही जरदारी है। वो जो भुट्टो कई दिहाइयाँ जिंदा रहा, अब वो उसकी जगह जरदारी का दौरा है और जरदारी जिंदा है। ठीक है, मैं अलीना आपकी तरफ भी आता हूँ, लेकिन उमर हयात, ये बलूचिस्तान में तो फ्लड बहुत पहले आ गया था और ये इस दौरान कुछ आप ब्रेक में मुझे बता रहे थे। जी बिल्कुल, ये 29 जुलाई के बाद जो है वो बलूचिस्तान में सैलाब आ चुका था और 29 जुलाई से यानी हुकूमत जब जागी है, वफाकी हुकूमत, वो तकरीबन अभी कुछ 4-5 दिन हुए हैं हमें वफाकी हुकूमत जागी हुई नज़र आ रही है कि फ़्लड आ रहे हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है। लेकिन उस वक्त जब फ्लड आया तो 750 मिलियन रुपए हुकूमत ने 75वीं यौम आज़ादी मनाने के लिए मुख्तस किए और फिर कन्वेंशन सेंटर में एक बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही काम था कि वो बाजरे दा सुट्टा जो है वो तली ते मरोड़ रहे थे और फिर महमूद साहब बड़े गौर से देख रहे थे उसे। और दूसरा मौलाना 670 वो बाजरे का सट्टा बड़े गौर से देख रहे थे। समी साहब 670 मिलियन रुपए लगाकर पार्लियामेंट के अंदर तकरीबात मुनक्किद की गई। जब आपको पता है कि आपके अकाउंट में यानी आपके पास पैसे नहीं हैं, जहर खाने को पैसे नहीं है, यानी जो मिफ्ता इस्माइल साहब अगर उनको कोट करूं तो वो कहते हैं जहर खाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आपके पास 750 मिलियन और 670 मिलियन रुपए, 1.5 अरब रुपए से ज़ायद जो है ये पैसे आपके पास मौजूद हैं और आप इसको जो है वो जश्न आज़ादी आप ना मनाते, आप उसी रकम वही रकम इनको दे देते, गरीबों को दे देते, तो ना इतना नुकसान होता, आप पहले ही जो है वो मामला सारे कर लेते, तो ये सारी चीज़ें ना होती। लेकिन आपने तो पैसे खर्च करने थे और फिर आप उसी वक्त IMF के पास जाते और IMF को ये कहते कि जनाब हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में फ्लड आ रहा है, सैलाब आ रहा है और 2010 से बड़े सैलाब का खतरा है, तो आप ऐसा करें कि हमारे जो कर्जे हैं वो माफ़ करें। ये एक ऐसा मौका था कि आप IMF को कहते, बल्कि आप तो IMF के साथ प्रोग्राम रीनेगोशिएट करके और उनके तमाम मुतालबात मानकर आप तो IMF को जो है वो तमाम ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल उमर हयात, आपके जज्बात हम तक पहुँच रहे हैं, बड़े तस्वीर के साथ आपके जज्बात पहुँच रहे हैं, आप बात बिल्कुल सही कर रहे हैं। राजा आमिर अब्बास, ये जो सारी सूरत हाल है, ये कोई रिलीफ किसी को नहीं मिल रहा, अगर कोई हो रहा है तो जी उसकी तकरीर चला दें, उसकी तकरीर रुकवा दें, उसको भगौड़े को वहाँ से चलवा दें, कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। ये किधर जा रही है सारी सूरत हाल? कुछ आपको इसमें रिलीफ कहीं नज़र आता है? देखिए, आपने जैसे शुरू में बात की कि जैसे हैं इंटरनेशनल डोनर्स, उनको भी क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन है। जो यहाँ पे हैं अवाम के सामने सब खुल के आ गया। अभी अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो अवाम तो जो कह रही है वो खुले आम कह रही है कि जनाब हमें किसी किस्म की रिलीफ की तवक्का ही नहीं। जो ट्रक्स आ रहे हैं वो कहाँ से कहाँ जाते हैं, कहाँ पे ऑफलोड हो जाते हैं, उन ट्रक्स में क्या होता है। और जो ये बात हो रही है कि जनाब ये उन्होंने कहा है कि हम कमोडिटीज़ देंगे, पैसे नहीं देंगे। और उसके बाद फ़ोटो सेशंस, ऑब्वियसली फ़ोटो सेशन होता है, उसके बाद हर कोई चला जाता है। और ये जो ख़वातीन आपको नज़र आई हैं, ये ख़वातीन, आपका भी एक्सपीरियंस है, हमारा भी है कि ऐसी सिचुएशन में किसी भी साहिल का ये जो उधर लोग आते हैं, उनका वाहिद जो उनकी नज़र होती है कि हम अपने बच्चों के लिए, खाने के लिए, दवाई के लिए,
या उनके पहनने के लिए कुछ ले के वापस चले जाएं। और जब वो इकट्ठे होते हैं, आके फ़ोटो सेशन ख़त्म होता है और उसके बाद पुलिस उनके खिलाफ उल्टा कहीं बात जगहों पे हम सुना कि केसेस लॉन्च कर दिए गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब पब्लिक के पास पब्लिक के नुमाइंदे नहीं जाएंगे, और सिंध में तो हम देखते हैं कि वो फिरौनियत है, उनको तो पता है कि ये अवाम आज भी ऐसी है, कल भी ऐसी है और इसने रहना ही ऐसे है, क्योंकि इसी अंदाज में ये हमें वोट देगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अवाम को इससे सैलाब से भी शऊर में बहुत हुआ है और ये आने वाले इलेक्शन में नजर आएगा। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है जो इस वक्त सैलाब के नाम पर सियासत है और जिस तरीके से जाली ऑडियोज़ बनाई जा रही हैं। शौकत तरीन, तैमूर झगड़ा और मोहसन लगारी की ऑडियो लीक, अभी और एक ऑडियो लीक, मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल मुबैना तौर पर ये ऑडियोज़ बना रहा है और उसको लीक कर रहा है। टैपिंग भी हो रही है टेलीफोन की, फिर उसमें आमेज़िश कर दी जाती है चीज़ों की, अल्फाज की, और उसको एक ही चीज़ है, एक ही मकसद है कि इमरान खान को एंटी स्टेट साबित किया जाए, इमरान खान पर गद्दारी के पर्चे दर्ज किए जाएं। पिछले 5-6 महीनों में आप देखें एक तसलसल से आपको वो सारा प्रोपेगेंडा कैंपेन वो नज़र आती है और आज भी, और उस पर फिर जो हुकूमत का साथ जो अलाइन मीडिया है वो भरपूर अंदाज में उसकी पब्लिसिटी करता है। अलीना, ये सब कुछ जो हो रहा है, आज बड़ा एक टेलीथॉन अभी रात को इमरान खान साहब 9:30 से रात 12 बजे तक करेंगे और उसमें बताया ये जाता है कि शायद वो, क्योंकि क्रेडिबिलिटी हमारे सियासतदानों की हुकूमत की नहीं है, इमरान खान की क्रेडिबिलिटी है, सो ही विल बी एबल टू अट्रैक्ट लॉट ऑफ फंड्स ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और सब कुछ। और लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर सियासत यही है कि इमरान को बदनाम किया जाए। सिर्फ जितना चाहे इमरान खान साहब को बदनाम करते रहे, लेकिन हकीकत यही है कि अगर लोगों ने फंड्स देने हैं और किसी पे एतमाद करना है तो वो सिर्फ इमरान खान साहब पर ही क्या जाएगा। और इमरान खान साहब ने जो फैसला लिया है और जिस तरीके से अदालत ने चीज़ें की हैं, मेरे ख्याल में ये बहुत अहम फैसले हैं। जहाँ तक आप बात करते हैं मरियम नवाज़ साहिबा की, आपने कहा कि वहाँ पर लोग, वो बता रहे थे हमारे रिपोर्टर के, लोग बैठे रहे और उनको गर्म पानी और शायद बिस्किट भी नहीं पूछे गए, सिर्फ एक गर्म पानी का गिलास दिया गया और उनको जो इमदाद देनी थी वो नहीं दी गई। मसला ये है कि मरियम नवाज़ साहिबा जो इमदाद देती हैं वो तो सारी चली जाती है मीडिया सेल में। जब इनके वालिद साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे तब भी उन्होंने मीडिया सेल बनाया था। अब जानने की ये ज़रूरत है कि तब भी उनको इमदाद दी गई थी और वो सारे जो पैसे थे वो मीडिया सेल में जा रहे थे, वो कहाँ से किस किस मिनिस्ट्री से जा रहे थे, ये इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों को कौन कैसे किस तरीके से इमदाद देगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको याद होगा कि मिशेल ओबामा ने भी मरियम नवाज़ को कुछ पैसे दिए थे बच्चों के हवाले से। बात ये, जरा आप उसको इन्वेस्टिगेट करा के देख लेंगे कहाँ पैसे गए और किस तरीके से पैसे गए और किस तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं। और मरियम नवाज़ को मेरे ख्याल में बतौर सियासतदान तो अब हमें वो कहीं पर भी नजर नहीं आती हैं, क्योंकि उनकी सियासत तो बिल्कुल सिफर हो गई। और वो जो सियासत उनकी सिफर हुई है वो उनके अपने चाचा ने की है, शहबाज शरीफ साहब ने की है। जब पिछले दिनों पेट्रोल के हवाले से या चीज़ों के प्राइस हाइक के हवाले से फैसले लिए जा रहे थे तो इनके वालिद साहब भी नहीं वहाँ पर ठहरे और ये भी यहाँ पर नहीं ठहरी। और अब ये भी खबरें आ रही हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो सबसे बड़ा जो नुकसान हो सकता है वो शहबाज शरीफ साहब की सियासत को हो सकता है। दूसरी तरफ आपने सिंध की चीज़ें दिखाई हैं समी साहब, सिंध में तो उस तरीके से भी चीज़ों को रिपोर्ट ही नहीं किया जा रहा है। वहाँ पे मीडिया को बहुत कंट्रोल किया जा रहा है, चीज़ों को बहुत कंट्रोल किया जा रहा है। जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वीडियोज़ आ रही हैं या चीज़ें आ रही हैं, वहाँ पर लोगों की लाशें, नंगी लाशें, खवातीन की, बच्चों की, बुजुर्गों की नंगी लाशें वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर कोई इमदाद देने वाला मौजूद नहीं है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई बात करने की कोशिश करता है वहाँ पर तो उसके खिलाफ FIR कर दी जाती है। और आसिफ अली ज़रदारी साहब हमें ये कहते हुए नजर आते हैं कि जब मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं इन लोगों के साथ खड़ा नहीं हो सकता। और अगर कोई सवाल करता है इनकी क्रेडिबिलिटी पर, इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, तो बख्तावर का आप वो ट्वीट चेक करें जिसमें वो कहती हैं कि भाई आप खामोश हैं, यही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो ये इन लोगों की मेंटालिटी है, मतलब ये एक मेंटालिटी के साथ चल रहे हैं, मारूसी सियासत के साथ चल रहे हैं। और बिलावल भुट्टो, आई डोंट नो वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है, उनके अपने नाना के शहर लाड़काना में लोगों ने उन्हें रोक लिया। मेरे ख्याल में उन्हें इन चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए और मरियम नवाज को भी करना चाहिए अगर वो सियासत करना चाहती हैं तो। राजा आमिर अब्बास वज़ीर हैं वफाकी, राना सनाउल्लाह, सदीक कांजू भी एडवाइज़र हैं, तो उनका प्रोटोकॉल लेके इन इलाकों में जाना, उन वज़रा का उनके साथ सिर्फ इसलिए जाना कि वो उन्हें वो प्रोटोकॉल देना चाहते हैं, ये पाकिस्तान के कानून में तो इजाज़त नहीं है इसकी। ये तो एक तरह से आप एक तरीका इख्तियार कर रहे हैं उस सारे प्रोटोकॉल को यूज़ करने का। नकल समी साहब आप भूल गए हैं वो मरियम साहिबा की एक, जब वो नैब की पेशी, सॉरी अब्दुर्रहमान कांजो, मैं करेक्शन करूं, सदीक कांजो नहीं, अब्दुर्रहमान कांजो। तो वो जब नैब की पेशी पे आती थी तो उन्होंने एक बात कही थी, अलीना को याद होगी, कि हम हुक्मरान ख़ानदान, अगर आप रिकॉल करें,
इसी तरीके से सिंध में भी यही मेंटालिटी है जिसकी आप बात कर रही थी कि हम हुक्मरान। तो जब आप अपने आप को हुक्मरान समझते हैं, दूसरे को इंसान नहीं समझते, और हम देखते हैं जनाब वो तो कहते हैं कि जनाब इमदाद आपको ये पकड़िए लेकिन कुरान पे हाथ रखें कि जनाब आपने वोट हमें देना है, इस शर्त पे आपको एक रोटी मिलेगी, इस शर्त पे आपको 1 किलो चावल मिलेगा। तो जब ये तरीक़ेकार होगा लीडरशिप का, आपने कहा कि सियासत फिर भूल जानी चाहिए, तो वाकई ही इन लीडर्स को अब समझना चाहिए कि अवाम ये सिर्फ सैलाब के दिन हैं, गुजर जाएंगे, आगे इलेक्शंस आएंगे, आगे आपने जवाबदेह होना है। और ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो जितना मर्ज़ी आप इसको पॉलिटिकल सिस्टम को क्रश करने की कोशिश करेंगे, लोगों में ये ज़्यादा उभर के सामने आएगा और इसके रिज़ल्ट्स लोगों में नफ़रत की सूरत में, लोगों में फ्रस्ट्रेशन की सूरत में, लोगों में सिस्टम से बेजार होने की शक्ल में आपको हर जगह पे नज़र आएगा। और आपने देखा होगा कि अब वो जो एजुकेशन का तरीक़ेकार है वो बढ़ रहा है। अब लोग गाड़ियां भी रोक रहे हैं, अब लोग अपने हलके में जब ये आते हैं और उनके गेटों पे, उनके दरवाज़ों पे जाके खड़े हो रहे हैं, और कल को वो ये ट्रक लूटेंगे और जब ये बरामद होंगे इन्हीं वडेरों और इनके गोदामों से, तो फिर आवाम सोई नहीं रहेगी। ये चीज़ें तमाम रिकॉर्ड हो रही हैं और मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। तो समी साहब, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। बेसिक वजह वही है कि जनाब जब अवाम की लीडरशिप अवाम के पास नहीं है, और वो लोग कि जो ख़ुद करप्शन में और इन्हीं किस्म के केसेस में इन्वॉल्व हैं, उनको आपने दे दिया है कि अभी आपने तकसीम करनी है, तो वो क्या तकसीम करेंगे। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो इमदाद अब मांगने से बेहतर है कि अपने सिस्टम को डेवलप करें, अपने सिस्टम में समझें कि ये ख़राबी हमने दूर करनी है और मुल्क को एक ऐसे रास्ते पे डालें कि जहाँ पे फिर आपको, आज तो आप बैरून मुल्क जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके पाँव पड़ रहे हैं, उनसे इमदाद की भीख मांग रहे हैं, लेकिन उनको वोट का हक छीनते वक्त क्या उनको नज़र नहीं आया नहीं कि आता। मुझे राजा साहब टाइम खत्म हो गया, निकाला जा रहा है। टाइम खत्म। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात कही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से फ़ंड्स तो लेते हैं लेकिन उन्हें वोट का हक देने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, हमें कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।